उसके चेहरे और काया की तरह ही उसकी आवाज भी मोहित कर देने वाली थी। किसी अन्य परिस्थिति में वह उसे बिल्कुल मुक्त कर देता, बिना एक भी पल गंवाए। यदि वह उसे एक बंदी की तरह ना मिली होती, यदि उस धूर्त सेनापति की गंदी नजर उस पर ना पड़ी होती, तो भी वह उसे मुक्त कर सकता था, लेकिन अब संभव नहीं है। ये मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है। मैं कुमार नहीं हूँ, मैं एक सैनिक हूँ। मेरे लिए तो है, एक वीर योद्धा और मोहक राजकुमार। पल भर को मानविक के मन को गुदगुदा देने वाले वह शब्द दूसरे ही पल उसे चुभ रहे थे। उसने उस युवती की ओर देखा और कुछ कहने को बस एक बार उसके होठ हिले, लेकिन वह कुछ कह नहीं सका। उस युवती की आंखों में उसे अपने लिए अथाह अनुराग दिखता है, सम्मान दिखता है और कुछ सपने दिखते हैं, लेकिन वह ये सपने नहीं देख सकता, कम से कम अभी तो नहीं। इसके लिए उसे राजा से आज्ञा लेनी होगी और उसे पूरा भरोसा है कि उसने जिस तरह अपने कर्तव्य का पालन किया है, वैसे ही उसके साथ न्याय भी होगा, उसे सम्मान भी मिलेगा। मानविक रस्सी के साथ आगे बढ़ गया। कधान राज्य पर विजय पाकर ये सेना जब वापस अपने राज्य लौटी तो प्रजा ने फूल बरसाकर उसका स्वागत किया। यज्ञपी तत्कालीन सेनानायक सबसे आगे चल रहा था और खुद को इस विजय पर गौरवान्वित महसूस कर रहा था, लेकिन प्रजा को खबर थी कि ये युद्ध किसके दम पर जीता गया है। सभी की नजरें सेना के साथ चल रहे मानविक पर थी। फूलों की वर्षा उस पर ज्यादा की जा रही थी। भद्रपुर के महाराज खुद सेना और सेनापति के आगमन पर महल के मुख्य द्वार पर उपस्थित थे। इससे पहले कि सैनिक अपने अपने घरों को लौटते और बंदी कारागारों को, उससे पहले ही महाराज ने मानविक को नया सेना प्रमुख घोषित कर दिया। दिन में कुछ विश्राम के बाद शाम को सेनापति बना मानविक राजा के दरबार में पहली बार संगीत नृत्य की प्रस्तुतियों को देख रहा था। इसके बाद मानविक ने लूट का सामान, औजार, गहने, मुद्राएं और बंदियों को महाराज के सामने प्रस्तुत किया। लूट में कुछ खास नहीं मिला था, क्योंकि कधान के राजा ने अपनी तरफ से हार मानते हुए संधि प्रस्ताव पहले ही भेज दिया था। साथ ही उसने संधि की शर्तों में ये लिखा था कि युद्ध में जितने भी बंदी बनाए गए हैं, उन्हें सम्मान सहित कधान लौटा दिया जाए। भद्रपुर के महाराज विकासशील विचारधारा के थे, लेकिन लड़कर जीतने से बेहतर वह प्रेम से जीतने में विश्वास रखते थे। कधान और भद्रपुर के बीच जो युद्ध हुआ वह केवल यही बताने के लिए था कि कधान अपनी हदों में रहे। भद्रपुर पहले ही समृद्ध राज्य था और महाराज को युद्ध में इतना कुछ मिला भी नहीं था कि वह उसके लोभ में पड़े। महाराज ने महामंत्री से विमर्श करने के बाद उस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। उन्होंने सभी बंदियों को वापस कधान भेजने की आज्ञा दी। मानविक ने सैनिक को इशारा किया कि सबसे पहले सभी बंदियों के बंधन काटे जाएं। एक एक कर सभी को बंधन मुक्त किया जा रहा था और मानविक दोनों हाथ पीछे बांधे एक छुपी सी मुस्कुराहट के साथ उस युवती के आगे आने का इंतजार कर रहा था, जिसकी सुंदरता की उपमा आज तक उसे मिली ना थी। वह उसकी आंखों में उस वक्त देखना चाहता था जब वह स्वतंत्र होती। उसकी योजना थी कि जब उस युवती को मुक्त किया जाएगा तो वह उस युवती को अपने घोड़े पर बैठाकर स्वयं कधान छोड़ने जाएगा। अभी ये सोचकर उसके मन में मीठी मीठी चुभन होने लगती थी कि वह उसे विवाह के लिए कब और कहाँ पूछेगा। हो सकता है कि वह कधान वापस जाना ही ना चाहे। वह अपने मीठे विचारों में गुम था और वहाँ सभी बंधक महाराज की जय कहते हुए कतार लगाए दरबार से बाहर जा रहे थे। फिर अचानक वह युवती सामने आई और पूरे दरबार में जैसे सब कुछ ठहर गया। अचानक राजा के होठों से वह सहज सी मुस्कुराहट गायब हो गई। राजा ही क्या, उस अप्सरा को देखकर वहाँ बैठे मंत्री और सभागण सभी की आंखें चौधियां गई थी। उनके सामने एक मादक काया वाली, लंबे बालों वाली, बेहद रूपसी युवती थी जो अब तक नजरें जमीन में गाड़े धीमे धीमे मुस्कुरा रही थी। मानविक की तरह कुछ विचार शायद उसके मन में भी उत्पात मचाए हुए थे। उसकी मीठी सी मुस्कुराहट में खुशी और उम्मीद साफ दिख रही थी। यहाँ महाराज भी उस युवती को देख मंत्रमुग्ध से थे। उसकी पहले ही एक सुंदर रानी है, लेकिन इस सुंदरता के सामने वह कुछ भी नहीं। पूरे राज्य में उससी रूपवती कोई नहीं होगी। इस चांद की जगह तो महल में ही है। राजा ने कुछ विचार करने का अभिनय किया और अप्रत्याशित ढंग से उस संधि प्रस्ताव के 2 टुकड़े कर दिए। इसके साथ ही वहां खड़े मानविक को अपना मन भी इसी तरह चिरते हुए महसूस हुआ, क्योंकि राजा के चेहरे पर वह लालसा दरबार में बैठे आखिरी दरबारी तक को साफ दिखाई दी होगी।
पूरे दरबार में सुगबुगाहटें होने लगी। मानविक कुछ पूछता या कहता उससे पहले ही महामंत्री ने अपना मुंह खोल दिया। महाराज, ये क्या किया आपने? उनके सबसे नजदीक बैठे महामंत्री ने आपत्ति जताई, लेकिन राजा पर कोई प्रभाव ही नहीं था। उनकी आंखें तो उस सम्मोहित कर देने वाली कृति पर थीं, जो उत्कृष्ट होने के साथ ही जीवित भी थी, मानो कोई अप्सरा गलती से धरा पर उतर आई हो। संधि प्रस्ताव में कुछ फेर बदल की आवश्यकता है। महाराज की नजरें लाख कोशिशों के बाद भी उस सुंदरी से हट नहीं रही थीं। किंतु कधान ने तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है जिसे बदलने की आवश्यकता हो। महामंत्री ने आवाज दबाते हुए राजा के कान में फुसफुसाया। महाराज ने सख्त चेहरे से उसे देखा। विजेता राज्य हम हैं। संधि के नियम हमारे अनुसार होनी चाहिए, न कि हारे हुए राज्य के अनुसार। संधि होगी तो ऐसे नियमों पर जिनसे आने वाले समय में आसपास के सभी राज्यों को सीख मिल सके और वह भूलकर भी भद्रपुर से उलझने का विचार ना करे। मानविक की परेशान नजरें महामंत्री से मिली, जो कि खुद ही इस फैसले से खिन्न दिखाई दे रहे थे। उधर वह युवती भी अभी तक चुपचाप सिर झुकाए मूर्ति सी खड़ी थी। बस उसके चेहरे से वह मुस्कुराहट गायब हो गई थी। नए संधि प्रस्ताव के बनने तक सारे बंदी कारागार में ही रहेंगे। सभा समाप्त हो गई। सभी बंदी फिर से उसी तरह रस्सियों में बांधकर कारागार तक ले जाए जा रहे थे। वह सुंदरी कातर नजरों से मानविक को तक रही थी, मानो पूछ रही हो कि अब क्या। वह अंत तक सेनापति मानविक की ओर देख रही थी, जो कि किसी सदमे में अब तक जमीन से ऊपर नजरें नहीं उठा सका था। वर्तमान में भयंकर बारिश थी। सिक्योरिटी गेट के किनारे अपने केबिन में बैठे सिक्योरिटी गार्ड मदन ने थर्मस हाथ में लिया। बारिश होने के कारण ठंड कुछ बढ़ गई थी। कॉफी उड़ेलते हुए भी उसकी नजरें अपने मोबाइल स्क्रीन से हट नहीं रहीं। शायद कुछ दिलचस्प उस पर चल रहा है। इस छोटे से सिक्योरिटी रूम में वह अपनी कुर्सी पर पसर गया। आज रात वह अकेला ही है। रात के 2 बज रहे हैं और इस वक्त आने जाने वाला या उसे पूछने वाला कोई नहीं है। यूं भी इतनी तेज बारिश में घर से बाहर निकलेगा ही कौन। मोबाइल को दीवार के सहारे खड़ा कर वह आराम से वीडियो देख रहा था कि किसी की कराह की धीमी सी आवाज ने उसका ध्यान खींचा। चौकीदार मदन ने अपने बगल की खिड़की से गर्दन बाहर निकाली। गौर से सुना। वैसे तो आवाज किसी औरत की लग रही है, लेकिन ये पास की किसी झाड़ी वगैरह में छुपी बिल्ली भी हो सकती है। वह वापस कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर उस आवाज को नजरअंदाज किया। इस डरावनी सी रात के 2 बजे कोई औरत क्यों ही बाहर निकलेगी? और यदि है भी तो मदद मांगने खुद ही उसके सामने आ जाएगी। उसे क्या जरूरत है इस बारिश में बाहर जाने की? लेकिन उसके नजरअंदाज करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह आवाज तेज और करीब आती जा रही है, इतनी कि उसका वीडियो देखना मुश्किल हो गया। क्या मुसीबत है? वह झल्लाकर उठा और गर्दन फिर खिड़की से बाहर निकाली। कुछ देर फिर कान लगाकर सुना और आवाज की संभावित हर दिशा में देखा। ऐसी औरत जैसे रोने की आवाजें बिल्लियां भी निकालती हैं। सुनने पर तो लगता है मानो कि वह बिल्कुल सामने की सड़क पर बैठकर रो रही हो, लेकिन दिखाई तो कहीं नहीं दे रही। पता नहीं क्या उसके मन में आया कि उसने खुद अपने मुंह से भी बिल्ली की आवाज निकाली म्याऊ। और जवाब में ठीक उसी तरह म्याऊ सुनाई दिया। उसे इसकी अपेक्षा नहीं थी। मदन ने अंदाजतन ही उसे धुतकारा। हुर हुर हट। हुर हुर हट। बिल्कुल उसी तरह जवाब मिला, बस आवाज उसकी नहीं थी। मदन ने अपनी राइफल उठाई और भद्दी गाली बकता हुआ दंदनाता सा बाहर निकलने वाला था कि अचानक बिजली चली गई। यदि उसके साथ कोई मजाक कर रहा है तो उसे अभी कान खींचकर वह सीधा कर देगा। सबसे पहले उसने जाकर जनरेटर चालू किया और फिर टॉर्च उठाकर बाहर आ गया। कॉम्प्लेक्स और उसके सिक्योरिटी रूम में तो फिर भी जनरेटर की रोशनी है, लेकिन बाहर की सारी बत्तियां बुझ गई थी। हाथों में टॉर्च लिए वह गेट से बाहर निकला और दाहिने मुड़ गया। हो ना हो आवाज इसी ओर से आ रही है, क्योंकि केवल यही वह झाड़ियां हैं जो सिक्योरिटी रूम के बाहर है। टॉर्च की रोशनी से वहां का चप्पा चप्पा देखता हुआ वह आगे बढ़ रहा था कि एक जगह झाड़ियों में कुछ हलचल दिखाई दी। है कौन है वहाँ? बाहर निकल।
घनी घनी मूंछों वाले होठों से धुआं सा छोड़ते हुए वह आगे आया और वहां देखा कि झाड़ियों में घुसकर कोई सिकुड़कर बैठा हुआ है, शायद कोई औरत, इतनी कमजोर कि उसकी त्वचा पर पसलियों के उभार तक साफ देखे जा सकते हैं। चौकीदार ने टॉर्च की रोशनी उस औरत के पैरों से लेकर उसकी बाहों पर फेरी और फिर उसके चेहरे पर लाकर रोक दी और उसके साथ ही रुक गईं। इस चौकीदार की धड़कनें भी, उसका आधे से ज्यादा शरीर जला हुआ है, चेहरे की लगभग सारी हड्डियां त्वचा को छोड़ चुकी हैं और अंधेरी सुरंग सी उसकी आंखें, जिन पर ना पुतलियां हैं, ना पलके और ना ही भंवेन। सफेद नाइट गाउन पहने वह सिमटी सी वहां बैठी थी। वह उस चौकीदार को देखकर कुछ घिनौने से अंदाज में यूं मुस्कुराई जैसे वह उसे यहाँ बुलाना ही चाहती थी। चौंक कर चौकीदार के हाथ से उसी वक्त टॉर्च छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। तुम कैसे?